हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को समझेंगे, असर्शन रीजन को समझेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो आइए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 1, the rate at which currency of one country is converted for the currency of another country is called। सबसे पहले आपका आंसर, जो भी आपका आंसर आप उसको लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड। यानी कि जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं या करेंसी स्पॉट रेट कहते हैं? तो सही आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है, ये एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेंट्रल बैंक इंटरवेंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। Rate of exchange for a currency is fixed by the government. There is no government intervention in the foreign exchange market. None of these. तो जल्दी से आपका आंसर आप लिखेंगे। अगर आपका आंसर लिखने में आपको पढ़ना है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके आपका आंसर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिया है सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता है तो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग में। नाउ द नेक्स्ट वन, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, अंडर फिक्स, देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन्होंने कहा, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, एंड हियर इट इज बी इज द राइट आंसर। तो बी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, अंडर ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, all currencies were linked to US dollar, all currencies were linked to gold, gold played no role in exchange rate determination, exchange rates were allowed to fluctuate freely। जल्दी से आप इसको पढ़कर आपका आंसर लगाएंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आंसर की। देखिए, पहले हम बात करते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है। ये तो आपको पता ही होगा कि 1944 में, हम बात करते हैं 1944 की, तो 1944 में ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई थी, वहां बात की गई थी जो गोल्ड है उसकी जो पैरिटी वैल्यू तो गोल्ड की रहेगी, गोल्ड की वैल्यू असाइन कर दी गई थी यूएस डॉलर को, और सारी करेंसी जो थी वो पैक्ड थी यूएस डॉलर से। यानी कि अब पैरिटी वैल्यू, गोल्ड की जो वैल्यू थी वो यूएस डॉलर को असाइन कर दी गई थी। तो अगर हम बात करते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम को, जिसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी हम लोग कहते हैं, 1944 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी और 1973 तक ये कंटिन्यू रहा है। 1973 तक जो था हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम चलता रहा। 1971 में जो था, जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूएस डॉलर की जो कन्वर्टिबिलिटी थी वो रोक दी थी, इसीलिए इस सिस्टम को उसके बाद कंटिन्यू रखना मुश्किल हो गया था। इसलिए 1973 तक ये सिस्टम जो है काम करता रहा, लेकिन उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया था। तो उस समय अगर हम बात करते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम में जितनी भी करेंसीज थी वो यूएस डॉलर के साथ लिंक्ड हो गई थी, यूएस डॉलर से पैक्ड हो गई थी। उसका सही जो राइट आंसर है दैट इज ए। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज स्टैब्लिश्ड इन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1944 या 1951? जल्दी करेंगे आपका आंसर जो भी है। नाउ हम बात करते हैं, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। वही जो हमने अभी आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था, वहीं पर इसको फॉर्म कर लिया गया था। फॉर्मली इसको स्टैब्लिश नहीं किया गया था अभी, फॉर्मली इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो हियर इट इज राइट आंसर इज 1944। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट वॉज डिटरमाइंड and fixed by the central bank of country and changes can be made by central bank only। यानी कि किस सिस्टम में सब कुछ सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और केवल सेंट्रल बैंक ही उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे।
तो आइए बात करते हैं। देखिए हमने एक पढ़ा था फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, और जो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम होता है, फिक्स्ड के दो पार्ट होते हैं। फिक्स्ड में ही हमारा आता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और फिक्स्ड में ही आता है ब्रेटन वुड सिस्टम या एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो भी डिटर्मिनेशन होता है वो गवर्नमेंट करती है। इट इज ऑन, अगर हम डायरेक्टली बात करें तो सेंट्रल बैंक करता है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक जहां रेट को फिक्स करता है, और चेंजेस भी सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है, और जहां मेन रोल मतलब चेंजेस जो भी होने वो होते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेसिस पर, जो भी वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड प्लस ब्रेटन वुड, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और उसका सही आंसर बैठता है डी, बोथ A एंड B। सो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, बोथ A एंड B। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। डैश फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इन दोनों में से कौन सा रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनके लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं असर्शन और रीजन में क्या दिया गया है। असर्शन दिया गया है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ओके, रीजन दिया गया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड इन इट द सेंट्रल बैंक फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। चलिए दोनों हमको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हैं, करेक्ट है, और रीजन जो है बिल्कुल असर्शन की एक्सप्लेनेशन है। बी दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है असर्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी दिया गया है असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और डी दिया गया है असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे क्या है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों में से सही है और क्या गलत है। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और इन एनी अदर करेंसी। बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो भी कुछ फिक्स्ड होता है या तो गोल्ड के बेसिस पर होता है, क्योंकि पैरिटी वैल्यू गोल्ड की दी गई थी गोल्ड एक्सचेंज रेट में, और बाद में जो एडजस्टेबल पेग सिस्टम आया इसको ब्रेटन वुड सिस्टम किया गया, उसमें ये वैल्यू असाइन कर दी गई थी US डॉलर को, यानी कि बाकी सभी देशों की करेंसीज पैक्ड हो गई थी US डॉलर से। तो फर्स्ट यानी कि असर्शन इज टोटली करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर रीजन। देखते हैं रीजन असर्शन के बारे में बताता है। क्या बताता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। अब देखिए इन्होंने कहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट है जो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। तो अगर हम बात करते हैं रीजन बिल्कुल गलत है, तो यहां पर तो डायरेक्ट सी बात है कि रीजन गलत है और असर्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा आंसर ए हो नहीं सकता, क्योंकि ए में बताया कि दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन है, जबकि रीजन तो गलत है, तो ए इसका आंसर नहीं है। वहीं बी बताया कि दोनों सही हैं, लेकिन बी में भी हम बात करते हैं रीजन तो हमारा गलत है। सी में दिया है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज सो द सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी। Now let's go for the next question. Question number 8. Floating exchange rate is determined by. इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो floating exchange rate को डिटरमाइन करता है? First, mutual consultation between countries. B, central bank. C, market forces of demand and supply. And D आता है none of these और none of the above. आपका आंसर देखेंगे क्या है? चलिए हम बात करते हैं कैसे डिटरमाइन होता है फ्लोटिंग। अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आता है। इसके दो पार्ट होते हैं फ्लेक्सिबल के, एक होता है क्लीन फ्लोटिंग, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो उन्होंने कहा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस में आता है, इनमें से कौन सा है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो ये नहीं है, ए नहीं है इसका, बी नहीं है इसका, तो इसका सही आंसर होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, दैट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड थ्रू मार्केट फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो यहां पर सही आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है अ चेंज फ्रॉम ₹70 इक्वल्स टू $1 टू ₹74 इक्वल्स टू $1 रिप्रेजेंट्स दैट ए इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड, बी US डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, सी इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड एंड डी नन ऑफ दीज। जल्दी से आपका आंसर देखेंगे क्या है।
चलिए बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि $1 हम पहले 70 रुपीज में खरीदते थे, लेकिन अब वही $1 हमें 74 रुपीज में मिल रहा है। तो हम अगर डायरेक्टली बात करते तो डॉलर क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। डॉलर हमारे लिए क्या हो गया, पहले से ज्यादा कॉस्टली हो गया, पहले से ज्यादा रेट पर हमें डॉलर जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर डॉलर कॉस्टली हो गया है तो डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, डॉलर की वैल्यू हो गई है एप्रिशिएट। डॉलर हो गया महंगा, तो अगर डॉलर महंगा हो गया है तो डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू यानी कि रुपी की वैल्यू क्या हो गई है, रुपी की वैल्यू हो गई है डेप्रिशिएट। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल सही आंसर है ए कि इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, और डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई। तो राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अ चेंज फ्रॉम $3 to £2 to $4 to £2 indicates that, ये क्या बताता है। देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, पॉन्ड हैज डेप्रिशिएटेड, डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, डॉलर हैज एप्रिशिएटेड, नॉन ऑफ दिस। तो पहले आप लोग देख लीजिए आप लोगों का आंसर क्या है। इसको पहले $3 में 2 पाउंड मिलते थे, अब वही 2 पाउंड के लिए $4 पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमें 2 पाउंड $3 की जगह अब $4 में मिल रहे हैं। नाउ फिर हम बात करते देखो वही बात है कि पाउंड क्या हो गया, पाउंड हो गया है कॉस्टली, यानी कि पाउंड की वैल्यू बढ़ गई है, पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। तो फिर डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। भाई अगर पाउंड महंगा हो गया तो पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई और डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट। तो उन्होंने कहा है पाउंड हैज डेप्रिशिएटेड, नहीं, पाउंड की वैल्यू तो एप्रिशिएट हुई है। डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल, अगर पाउंड की वैल्यू एप्रिशिएट हुई तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। इसका राइट आंसर है बी। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। रीड द फॉलोइंग असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर से आ गया है, हमने अभी समझा था। तो आइए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। असर्शन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। रीजन है ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट बिकम्स प्रॉफिटेबल एंड इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली। बाकी असर्शन रीजन के जो ऑप्शंस दिए गए वही है जो हमने पहले पढ़े थे। सो वी विल नॉट स्पेंड टाइम ओवर हियर, वी नीड टू कंटिन्यू। सो आप लोग पहले अपना आंसर देख लीजिए, आप लोगों के अनुसार आंसर क्या होगा, देन वी विल कंटिन्यू। If you want to read it again, please pause the video ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आइए हम इसका आंसर मूव करते हैं, आंसर समझते हैं। असर्शन ए दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू अ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। पहली बात तो यह है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होगा, हमने अभी पढ़ा था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, वही एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हमें 60 रुपए देने पड़ते हैं $1 को परचेज करने के लिए, यानी कि $1 60 रुपए का है। अब क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है तो हमें डॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डॉलर के लिए पहले से ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए हम कितने देते हैं, $1 के लिए अब हम देते हैं 65 रुपीज। अब हम $1 के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, 65 रुपीज दे रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करेंगे तो जो डॉलर है, ये जो डॉलर है ये क्या हो गया, महंगा हो गया है, क्योंकि डॉलर अब 60 रुपए में नहीं मिल रहा, अब कितने मिल रहा है, 65 में मिल रहा है। तो डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया, डॉलर हो गया कॉस्टली। अब अगर डॉलर कॉस्टली हो गया है तो इसी को हमने कहा है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। चलिए ये बात तो क्लियर होगी। अब इन्होंने कहा कि इससे एक्सपोर्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा, इसको समझते हैं। देखो पहले हम एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों में सामान बेचते हैं, यहां से हम भेज रहे हैं। नाउ अगर हम एक्सपोर्ट करते थे इस समय जब $1 60 रुपए का आता था, तो हमें $1 का सामान एक्सपोर्ट करने पर 60 रुपए मिलते थे, जबकि अब $1 का सामान एक्सपोर्ट करने पर हमें 65 रुपीज मिल रहे हैं। तो हमारा तो फायदा हो रहा है, हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। जो प्रोडक्ट हम पहले 60 रुपीज में बेचते थे अब वही प्रोडक्ट हम 65 में बेच रहे हैं, तो हमारा तो फायदा हो ना। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट यहां से $1000 में सेल किया, तो पहले आपको 60,000 रुपीज मिलते थे, अब आपको 65,000 रुपीज मिल रहे हैं, देन देयर इज अ बेनिफिट। सो क्योंकि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो डिक्रीज नहीं होगा, वो होगा इंक्रीज। तो भाई ये तो गलत है, एक्सपोर्ट डिक्रीज नहीं होगा, इट विल इंक्रीज। नाउ इट हैज बिकम प्रॉफिटेबल, इट इज गिविंग यू 5 रुपी मोर देन दी अर्लियर। पहले से तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना आपके पास, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट, अब ये कह रहे हैं इंपोर्ट बढ़ जाएगा। देखो भाई ये तो गलत निकला,
एक्सपोर्ट तो इंक्रीज होगा। तो अब देख लेते हैं इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आप पहले $1 में खरीदते थे वो प्रोडक्ट 60 रुपीज का पड़ता था आपको, अब उसी प्रोडक्ट के लिए आपको कितने पे करने हैं, 65 पे करने हैं, क्योंकि $1 तो 65 रुपीज का है। यानी कि जो भी आप परचेज कर रहे थे वो 60 रुपीज से 65 का हो गया है। नाउ आपकी परचेज कॉस्टली हो गई है, इंपोर्ट क्या हो गया, कॉस्टली हो गया है। तो अगर भाई कोई चीज महंगी होती है तो एज पर द रूल ऑफ डिमांड, इफ प्राइस राइजेस we try to purchase less, so as per this there should be a decrease rather than increase। तो क्या होगा, there should be a decrease। तो import क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इंक्रीज कहा है। तो भाई assertion is not correct, assertion तो बिल्कुल गलत है। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है, और इंपोर्ट कम हो जाता है क्योंकि इसमें उसकी जो है कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। नाउ रीजन की बात करते हैं, रीजन ठीक है नहीं है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट्स बिकम प्रॉफिटेबल एंड इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली। क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया तो एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, एक्सपोर्ट तो प्रॉफिटेबल हो गया ना। जो सामान बेचकर पहले 60 रुपए आ रहे थे उस सामान को बेचकर तो 65 रुपए आ रहे हैं, तो 5 रुपए का और ज्यादा फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिटेबल हो गया, बिल्कुल ठीक है। एंड इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टली, बिल्कुल इंपोर्ट कॉस्टली हो गया है। पहले जो सामान $1 में हम खरीदते थे उसके लिए 60 रुपीज पे करते थे, यानी कि जो सामान पहले 60 का आता था वो 65 का आ रहा है। सो हमें 60 रुपीज के प्लेस पर 65 पे करने पड़ रहे हैं, मीन्स हम ज्यादा पे कर रहे हैं। नाउ इंपोर्ट हैज बिकम कॉस्टली, सो द रीजन इज करेक्ट, क्योंकि रीजन सही है बट असर्शन गलत है। तो ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ए में कहा है दोनों सही है, बी इसका आंसर नहीं होगा, बी में कहा है दोनों सही है, लेकिन वो वाली बात है। तो हम यहां बात करते हैं ए कहां गलत है, ए इज रॉन्ग इन डी, सो द डी इज द राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, असर्शन फॉल्स है जबकि रीजन ट्रू है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस, पहले हम समझ लेते हैं डिवैल्यूएशन होता क्या है, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। चलिए समझेंगे इसको, पहले इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन एक्सचेंज मार्केट, डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो आप देखिए आपके अनुसार आंसर क्या है। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टली। डिवैल्यूएशन होता क्या है, डिवैल्यूएशन होता है जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। इसको डेलिबरेटली कहा जाता है, डेलिबरेटली होता है सब कुछ क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। तो अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो ये अगर देखो यहाँ ना फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन एक्सचेंज मार्केट, नहीं, ए नहीं है इसका आंसर, ये तो डेलिबरेटली हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है। सो बी इज द राइट आंसर, डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सो इट इज डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ये दोनों अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होते हैं और ये दोनों गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये दोनों होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, जो कि होते हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज बी। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13। हियर अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, when in a country the price of foreign currency rises, national income likely to rise or fall. Think what is the right answer for this question as per you. Now let's go, समझते हैं क्वेश्चन का आंसर। उन्होंने कहा है अगर फॉरेन करेंसी के प्राइस राइज हो जाए, यानी कि अगर फॉरेन करेंसी महंगी हो जाए। देखो वही बात है, अभी हमने समझा था कि जो डॉलर 60 रुपीज का आ रहा है, जो डॉलर 60 रुपीज का आ रहा है, भाई $1 के हम 60 रुपीज पे करते थे, तो जो डॉलर 60 रुपीज का आ रहा है, $1, जो डॉलर 60 रुपीज का आ रहा है, अगर वही डॉलर 65 रुपीज का हो जाए, अगर वही डॉलर 65 रुपीज का हो जाए तो फॉरेन करेंसी क्या हो गई है, महंगी हो गई है। इन्होंने कहा प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, यानी कि डॉलर अब 60 रुपए में नहीं आएगा, कितने में आएगा, 65 रुपीज में आएगा, तो डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। तो उन्होंने पूछा नेशनल इनकम पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो भाई शॉर्ट टर्म में देयर शुड बी नो डिफरेंस, शॉर्ट टर्म देयर शुड बी नो डिफरेंस, यानी कि शॉर्ट टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, नेशनल इनकम कांस्टेंट बनेगी। बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट करने में हमें पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है। जो एक्सपोर्ट 60 रुपए में हो रहा था वही एक्सपोर्ट कितने का हो रहा है, 65 रुपीज का हो रहा है, यानी कि नाउ एक्सपोर्ट हैज बिकम प्रॉफिटेबल। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, और जीडीपी बढ़ जाएगा तो देश की नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें, इफ इट अकर्स फॉर लॉन्ग
period of time the national income will rise. So the right answer is the national income will rise. Now let's go for question number 14. Other thing remaining the same, when foreign currency become cheaper, the effect on national income is likely to. अगर फॉरेन करेंसी चीपर हो जाती है, पहले से कम रेट पर मिलती है, पहले से कम पे करके हमें मिल जाती है, तो इसका नेशनल इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो भाई, जो डॉलर 60 रुपए में, जो डॉलर 65 रुपीज मिल रहा था, अब थोड़ा अपोजिट कर लेते हैं भाई, $1 के लिए हमें पे करने पड़े थे 65 रुपीज। अब अगर उसी डॉलर के लिए हमें 60 रुपीज पे करने पड़े तो डॉलर क्या हो गया भाई? डॉलर तो सस्ता हो गया ना, इन्होंने कहा ना फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई है। नाउ हमें 65 ने पे करके हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं? 60 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा? जब हम पहले से कम पे करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर अब हमें $1 का सामान एक्सपोर्ट करने पर 65 की जगह में कितने मिल रहे हैं? 60 रुपीज मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने में तो हमें 5 रुपए कम मिल रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट तो नहीं करेंगे। और एक्सपोर्ट का हमारे नेशनल इनकम से रिलेशन होता है, तो डायरेक्टली अगर हम बात करेंगे, अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो हमारी नेशनल इनकम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सो द राइट आंसर विल बी बी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। एज the prices of foreign currency rises, export will decrease, it becomes less profitable, and thus the national income will decrease, or there will be negative impact on national income. Now let's go for question number 15. Rise in exchange rate under flexible exchange rate system represents, यानी कि अगर exchange rate बढ़ता है under flexible exchange rate system में तो इसको क्या कहते हैं? Now आप लोग अपने options पढ़ लीजिए जल्दी से। A appreciation of domestic currency, B depreciation of domestic currency, C devaluation of domestic currency, और D devaluation of foreign currency। जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है। चलिए समझते हैं इसको। इन्होंने कहा है राइज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब देखो, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है यानी कि डॉलर पहले से ज्यादा कॉस्टली हो गया है। मैंने भाई आपसे एक बात डायरेक्टली कह दी, अगर फॉरेन करेंसी कॉस्टली होगी यानी कि वो एप्रिशिएट हो रही है, तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो गई। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है यानी कि फॉरेन करेंसी कॉस्टली हो रही है, तो फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है, तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन नहीं होगा, डिवैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि डिवैल्यूएशन अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा बी। बी इसलिए है क्योंकि फॉरेन करेंसी कॉस्टली हो रही है तो वो एप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। एंड आई होप इसके लिए एग्जांपल आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव। नाउ आप डिवैल्यूएशन की बात करें, आप डेप्रिशिएशन की बात करें, किसी की बात करें, भले ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट के कारण होता है और डेप्रिशिएशन होता है मार्केट फोर्सेस के कारण। भले ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो या हमारी करेंसी की वैल्यू में डिवैल्यूएशन आए, इन दोनों केसेस में क्या होने वाला है? हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाता है बेटा? इंपोर्ट हो जाता है एक्सपेंसिव। तो इन्होंने कहा है इस केस में क्या एक्सपेंसिव हो जाएगा? तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब हम खरीदते हैं तो चीज एक्सपेंसिव होती है, जब हम बेचते हैं तो एक्सपेंसिव नहीं होती। बेचने पर वो प्रॉफिटेबल या लेस प्रॉफिटेबल होती है। सो एक्सपेंसिव क्या होगा? महंगा क्या हो जाएगा? इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा 16 का इंपोर्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Demand curve of foreign exchange is a horizontal straight line parallel to x-axis. Demand curve of foreign exchange is a vertical straight line parallel to y-axis. Demand curve of foreign exchange rate is a slopes downward from left to right, and supply curve of foreign exchange rate slopes downward from right to left. अब देखिए, हमें इनमें से सही आंसर बताना है क्या? जल्दी से आप देखेंगे आपके अनुसार आंसर क्या है। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये होता है डिमांड सप्लाई कर। भाई मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है माउस से बना रहा हूं, तो थोड़ा जैसे ही बन रहा है प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है।
ई पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? ई पॉइंट पर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं तो डिमांड कर्व कैसा है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए इसका आंसर नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल नहीं। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कैसा है? स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सचेंज रेट विच एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सा रेट है जिस पर डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है। देखिए हमने बिल्कुल अभी अभी यही समझा, एग्जैक्ट यहीं पर ये समझा। ये देखिए इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहां फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के इक्वल होती है, इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो राइट आंसर विल बी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, how an increase in foreign direct investment affect the foreign exchange rate? Foreign exchange rate will fall, foreign exchange rate will rise, no change in foreign exchange rate, none of these। जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है। आइए बात करते हैं। अगर सब चीजें सेम रहेंगी, हाउ एन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से होगा क्या, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। और एक बात आप जानते हैं, जब भी कभी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसके रेट हमेशा कम हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि फॉरेन करेंसी हमें कम रेट पर मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए। Now let's go for question number 20. Which of the following statement is correct? Devaluation refers to a fall in the market value of domestic currency relative to other foreign currencies in the foreign exchange market. B. Devaluation refers to an action undertaken by the central bank to decrease the value of domestic currency relative to currencies of other countries under a system of fixed exchange rates. The supply of foreign exchange varies inversely with the exchange rate. Appreciation of domestic currency refers to an action undertaken by the central bank to increase the value of domestic currency. देखते हैं आपके अनुसार इसका आंसर क्या है। चलिए आइए समझते हैं। इन्होंने कहा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो बिल्कुल सही हो। तो डिवैल्यूएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था डिवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस के आधार पर नहीं, गवर्नमेंट की वजह से होता है। नाउ सेकंड की बात करते हैं, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू एक्शन प्लान अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बिल्कुल ठीक है। टू अदर करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेकिन अभी हम बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे क्या वो गलत है नहीं है। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वरीज इनवर्सली विद द एक्सचेंज रेट बिल्कुल गलत है। सप्लाई का एक्सचेंज रेट से पॉजिटिव रिलेशन होता है। इफ एक्सचेंज रेट राइजेस सप्लाई विल राइज, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो जो सप्लायर्स होते हैं उनको फायदा हो जाता है, तो वो सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, इनवर्सली इंपैक्ट नहीं पड़ता, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस द सप्लाई विल आल्सो राइज। तो ये आंसर ठीक नहीं है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू एन एक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक। एप्रिसिएशन मतलब ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, तो इसमें सेंट्रल बैंक का तो कोई रोल ही नहीं था, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज द सिचुएशन व्हेन मनी इज फ्लोटिंग इज एक्सट्रैक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। क्रॉलिंग पैक, स्पॉट मार्केट, डर्टी फ्लोटिंग, नन ऑफ दिस। जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है। आइए हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक कब मैनेज फ्लोटिंग को एक्सरसाइज करता है। देखिए नॉर्मली बात है, हम बात करते हैं 1973 के बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा था। लेकिन अगर कभी लगता है कि इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से मार्केट में फॉरेन करेंसी के प्राइसेस में कुछ ज्यादा चेंजेस आ रहा है, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक उस पर कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मतलब थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर सकता है। तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। सेंट्रल बैंक जो है यहाँ थोड़ा बहुत जो है इसको मैनेज करता है, इसलिए इसका अदर नेम है डर्टी फ्लोटिंग। सो हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ये जो मैनेज फ्लोटिंग की एक्सरसाइज को कब करता है, किस सिचुएशन में करता है? डर्टी फ्लोटिंग के सिचुएशन में करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। डैश एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। कौन सा एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होता है? इसका तो आंसर आपको 100% पता होगा, श्योरली आपको पता होगा, दैट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज टेक्स प्लेस। बाइंग एंड सेलिंग कहाँ होता है? गुड्स मार्केट में होता है, गोल्ड मार्केट में होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है, ऑल ऑफ दिस में। तो राइट आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 24, इज अ सिस्टम इन विच सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस बट इंटरवेंस एट टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस द रेट। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, मैंने अभी बताया था आपको। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक अगर इंटरवेंस करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग की, जहां फ्लोटिंग को मैनेज किया जाता है, जहां एक्सेस फ्लोटिंग को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो इसका सही आंसर होगा बी। हु विल बी बेनिफिटेड व्हेन देयर इज एन एप्रिसिएशन इन अ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि अगर फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, तो किसका फायदा होगा? देखिए, अगर फॉरेन करेंसी जो है कॉस्टली हो जाती है तो हमें एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करने पर हमें पहले से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं एक्सपोर्टर्स को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद है। चलिए एक बार एग्जांपल भी ले लेते हैं, इफ देयर इज अ डाउट तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो डॉलर है, अगर उस डॉलर के लिए हमें पहले 60 रुपीज़ पे करने थे और अब अगर उसी डॉलर के लिए हमें 65 रुपीज़ पे करने हैं, तो नॉर्मल सी बात है हम सामान खरीदेंगे नहीं क्योंकि कॉस्टली हो रहा है। बट अगर बेचने की बात करें तो पहले हम कितने में सेल करते थे, 60 रुपीज़ में, अब कितने में सेल कर रहे हैं, 65 में, क्योंकि $1 के लिए अब तो हमें 65 मिलेंगे। तो हमें एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो रहा है, तो एक्सपोर्टर्स जो है उनको इससे फ़ायदा मिल जाएगा, तो उनके लिए बेनिफिट है, इसलिए वो बेनिफिटेड होंगे। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी मीन्स द सेम थिंग। Indian going abroad for medical treatment as a source of supply of foreign exchange. Devaluation means fall in the value of domestic currency by the government under fixed exchange rate system. When price of foreign currency rises, its demand also rises. चलिए से आप आपका आंसर बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। आइए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन द सेम थिंग, बिल्कुल नहीं। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से होता है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, बट इनसे पढ़ने वाला इम्पैक्ट सेम होता है। इंडियन गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज सोर्स ऑफ सप्लाई, बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसे फॉरेन करेंसी की जरूरत है, तो वो डिमांड करता है, सप्लाई नहीं करता। सप्लाई तो वो करता है जो यहाँ आ रहा हो, तो ये डिमांड का सोर्स है, सप्लाई का नहीं है। डिवैल्यूएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सी, डिवैल्यूएशन का मतलब यही होता है। When price of foreign currency rises, its demand also rises, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। वीडियो में बताया गया सारा कंटेंट आपको सपोर्ट करता हो, आपको फायदा पहुंचाता हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।